हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम आपको करंट अफेयर्स पे अर्थात समसामयिक विषयों के बारे में भी बताएंगे। समसामयिक विषयों पर भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम देखते हैं कि लोग न्यूज़पेपर को अपने अपने ढंग से पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि जनसाधारण लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना। इसके अलावा एक कंप्यूटर स्टूडेंट भी न्यूज़पेपर पढ़ता है। हर एक व्यक्ति के पढ़ने का एक ढंग अलग होता है, उसमें अपनी अपनी दृष्टि होती है पढ़ने की। कौन क्या न्यूज़ उसमें देखना चाहता है, कौन क्या न्यूज़ कितना समझ पाता है, उसका अपना अपना व्यू, अपना अपना दृष्टिकोण, अपनी अपनी दृष्टि होती है। तो हम देखते हैं कि एक कंप्यूटर स्टूडेंट का न्यूज़ पढ़ने का ढंग अलग होता है, उसमें अपने मतलब की बातें अलग होती हैं। कंप्यूटर जो होता है वो इस दृष्टि से देखता है कि कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, कौन सी ऐसी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की कौन सी बातें हैं, डिफेंस से संबंधित कौन सी बातें हैं, डिप्लोमेसी की कौन सी बातें हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की कौन सी बातें हैं, प्रशासनिक संबंधी कौन सी बातें हैं, कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमारे लॉज से जुड़ी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेज होते हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, अमेंडमेंट से जुड़ी हुई हैं। ये सारी बातें, इन सब बातों का कंपटीशन में बहुत मतलब होता है। सिविल सर्विसेज तक इन सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर के पढ़ने की अपनी दृष्टि होती है। इसीलिए जो भी कंपटीशन की तैयारी प्रिपरेशन लोग करते हैं तो उन्हें न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी न्यूज़ उसमें उनके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, इन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज से मेरा ये प्रयास होगा कि न्यूज़पेपर जो लोग भी पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं, किसी भी कंपटीशन में अपियर हो रहे हैं, तो उन्हें न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्या दृष्टि उनकी होनी चाहिए। तो चलिए, आज 27 मई के न्यूज़पेपर के अनुसार आपके लिए क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होती हैं जिन पे आपका ध्यान जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आजकल इंडिया में जो कोरोना फैला हुआ है, उस कोरोना को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। तो इस वैक्सीनेशन के अंतर्गत भारत में 20 करोड़ डोज वैक्सीन की लगाई जा चुकी हैं। दुनिया में भारत ऐसा दूसरा देश है जिसमें इतने बड़े पैमाने पे, इतने लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन हुआ है। इतने नंबर्स वैक्सीन के लगाई जा चुके हैं। आप देखिए, फर्स्ट नंबर पे यूएसए है जिसमें 29 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, और इंडिया सेकंड नंबर पर है, जबकि सारे देश यूरोप तक के इंडिया से इस मामले में बहुत पीछे हैं। तो इंडिया सेकंड नंबर पे है। इंडिया में 45+ एज ग्रुप के जो लोग हैं उनमें से हर तीसरे व्यक्ति को वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगाई जा चुकी है। हम देखते हैं इंडिया को 20 करोड़ डोज लगाने में 130 दिन का समय लगा है, जबकि यूएसए को 20 करोड़ डोज लगाने में 126 दिन का टाइम लगा है। तो हम देखते हैं कि ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छी गति से, संतोषजनक ढंग से चल रहा है। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है सरकार और व्हाट्सएप के मध्य विवाद। सरकार और व्हाट्सएप में आजकल क्या विवाद चल रहा है। व्हाट्सएप हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट गया हुआ है। हम देखते हैं गवर्नमेंट ने आईटी के क्षेत्र में कुछ लॉज बनाए हैं। उन लॉज में 26 मई से वो प्रभावी हो गए हैं, कल से अर्थात प्रभावी हो गए हैं। उनके तहत ऐसा है कि कोई भी किसी भी आईटी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी मैसेज ऐसा आता है जो देश की एकता, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता को आंच पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खलल डालता है, या फिर भारत के सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द पर कहीं न कहीं चोट करता है, उसे क्षति पहुंचाता है, तो ऐसे मैसेज को उस जिस प्लेटफॉर्म से ये प्रसारित हुआ है, वायरल हुआ है, उस प्लेटफॉर्म को उसका मूल स्रोत या उस मैसेज को भेजने वाले व्यक्ति के बारे में बताना होगा। तो इस बात को लेकर व्हाट्सएप हाई कोर्ट दिल्ली में गया है कि ये निजता का उल्लंघन होगा। ऐसा बताना निजता का उल्लंघन होगा। भारतीय संविधान, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की अधिकार देता है कि हम निजता का पालन करें। देखिए, गवर्नमेंट का कहना ये है, भारत की सरकार का कहना ये है कि ऐसे कानून इसलिए बनाए गए हैं, अगर इनमें भी कोई बहुत मामूली अपराध होता है जिसमें 5 साल से कम की कैद होती है, उसे उसके लिए बताना आवश्यक नहीं होगा। लेकिन अगर कोई संगीन अपराध इस मामले में होता है तो
व्हाट्सएप हो अथवा कोई और मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसे ये बताना उसके लिए आवश्यक होगा। तो यही विवाद सरकार और व्हाट्सएप के मध्य आजकल चल रहा है। अब हम देखते हैं समुद्री तूफान यास की बात करते हैं। कुछ दिन पहले हम देखते हैं समुद्री तूफान ताइपे के नाम से आया था, जो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में टकराया था और काफ़ी नुकसान भी इसने किया है। हम देखते हैं कि यास समुद्री तूफान, यास नामक समुद्री तूफान उड़ीसा के तट से टकराया है और उड़ीसा और बंगाल में इसने काफ़ी क्षति पहुंचाई है। तो हम देखते हैं ये जो यास तूफान है, इसका लैंडफॉल का जो सेंटर रहा है, जो मेन केंद्र रहा है सबसे पहले, वो उड़ीसा में धामरा नामक स्थान है, डिस्ट्रिक्ट भद्रक के अंतर्गत ये आता है। तो वहाँ पे ये लैंडफॉल होता है। लैंडफॉल अर्थात जहाँ पर समुद्री लहरें, समुद्री तूफान जहाँ तट पर टकराता है, इस टकराने की घटना को लैंडफॉल के नाम से परिभाषित किया जाता है। तो समुद्री तूफान जो टकराया है, इसकी स्पीड 130 से लेकर 145 किलोमीटर पर आवर की रही है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 155 किलोमीटर पर आवर की रही है। जब ये उड़ीसा में टकराया है तो उड़ीसा में इसने भद्रक, बालासोर, केंद्रपाड़ा, मयूरभंज में काफ़ी तबाही मचाई है, काफ़ी नुकसान किया है, फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है, टूरिस्ट प्लेसेस का काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने लगातार काम करके वहाँ से पब्लिक को, वहाँ से लोगों को पीछे हटा दिया था। इससे जन हानि बंगाल और उड़ीसा में नहीं हो सकी, लेकिन धन हानि काफ़ी हुई है, कृषि को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस खारे पानी के कारण, खेतों में खारे पानी भरने के कारण फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम देखते हैं इसी तरह से फिर बंगाल में भी नुकसान हुआ है। बंगाल में हम देखते हैं कि 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में नुकसान हुआ है। इसके अलावा दीघा टूरिस्ट प्लेस बंगाल में जो है उसमें नुकसान हुआ है, और गंगा सागर क्षेत्र में कपिल मुनि का मंदिर जो है वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन हम देखते हैं अब राहत और बचाव के कार्य एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा निरंतर जारी हैं। इसके अलावा राज्य की सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। जल्दी ही स्थिति काफ़ी सुधर जानी चाहिए, ऐसी आशा की जा सकती है। हम देखते हैं हेरॉन और मिनी ड्रोन। देखिए, हेरॉन ड्रोन इजराइल से है और मिनी ड्रोन यूएसए से। हेरॉन ड्रोन का भी जो एडवांस्ड वर्जन है, एडवांस्ड हेरॉन के नाम से जाना जाता है। इसे इंडियन आर्मी ने अपने सेंसिटिव एरियाज़ की निगरानी के लिए इजराइल से लिया है। ये पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में, जहां चीन से हमारा तनाव निरंतर जारी है। इसके अलावा भारत के और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में इसे तैनात किया जाना है, हेरॉन को। इसके अलावा मिनी ड्रोन जो है वो यूएसए से लिया गया है, और मिनी ड्रोन नाम से ही जाहिर है कि ये छोटा ड्रोन है और बटालियन लेवल पर दिया जाएगा, और सैनिकों के द्वारा इसे हस्तचालित अर्थात स्वयं इसे चलाया जाएगा, संचालित किया जाएगा, और इसका भी काफ़ी सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी में अहम योगदान रहेगा। तो हम देखते हैं इसके अलावा आजकल जो महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है वो है सीबीएसई बोर्ड की 12th का एग्ज़ाम। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की जो परीक्षा है उसे लेकर निरंतर संशय बना हुआ है। हम देखते हैं कभी हाल ही में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रियों के मध्य में मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी। उसमें ये विचारों का आदान प्रदान हुआ। राज्य सरकारों के विभिन्न मत थे, केंद्र सरकार का अपना मत था कि एग्ज़ाम इसे किस तरह से किया जाए, इस एग्ज़ाम का प्रारूप क्या हो, इस एग्ज़ाम का समय क्या हो, इस एग्ज़ाम में बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए जाएं, कोरोना महामारी से बचते हुए किस तरह के प्रावधान किए जाएं कि एग्ज़ाम भी सकुशल हो सके। तो हम देखते हैं इस एग्ज़ाम को करवाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के मध्य में अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही का एक मत है कि 12वीं की परीक्षा छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अवश्य होनी चाहिए। उसके समय को लेकर, उसके प्रारूप को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम को करवाने को लेकर एक सर्वसम्मति कायम है। 30 मई तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी और 12वीं की परीक्षा किस प्रकार और कब की जाएगी इसके बारे में बताया जाएगा। तो हम देखते हैं इसके बाद टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक
के बारे में पहले ही बताया गया था कि टोक्यो ओलंपिक अपने समय पर निर्धारित होगा। 23 जुलाई 2021 से होने का नियत तिथि है इसकी, लेकिन हम देखते हैं इस पर कोरोना के संकट छाया हुआ है और ऐसी स्थिति में अगर ये होना संभव न हुआ तो जापान को आर्थिक दृष्टि से काफ़ी नुकसान होगा। 1237 अरब रुपए का नुकसान जापान को माना जाता है, अर्थात लगभग 17 बिलियन डॉलर का नुकसान जापानी अर्थव्यवस्था को होगा, अर्थात जापान को काफ़ी क्षति हो सकती है इस टोक्यो ओलंपिक के न होने की कंडीशन में। इसके अलावा हम देखते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में भारत के हरियाणा राज्य के सुमित नागल के द्वारा फ्रेंच ओपन के सेकंड क्वालिफायर्स में पहुंचे हैं वो, और जबकि हमारी अंकिता रैना फ्रेंच ओपन के सेकंड क्वालिफायर में हार गई हैं और वो आगे नहीं जा सकी हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि घर में आजकल ज़्यादातर लोग घरों में हैं, लेकिन घरों में कोरोना से कैसे बचा जाए, तो इसके बारे में अध्ययन है कि कोरोना का वायरस बंद कमरों में भी 2 घंटे तक जीवित रह सकता है। तो इससे बचाव का एक ही तरीका है कि इसके लिए अपने कमरों को हम वेंटिलेटेड रखें, क्रॉस वेंटिलेशन रखें घर में, जिससे हवा का आवागमन होता रहे। एसी का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और इससे कोरोना को अधिक समय तक जीवित रहने से रोका जा सके। इसके अलावा घर में सफाई का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम देखते हैं कि आजकल ब्लैक फंगस भी भारत में एक खतरे के रूप में एक आहट सुनाई पड़ रही है ब्लैक फंगस की। तो हम देखते हैं ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो पोस्ट कोविड अर्थात कोरोना के बाद की बीमारी है। कोरोना के बाद के लोगों को ब्लैक फंगस का खतरा अधिक है, और उसमें भी ऐसे कोरोना के पेशेंट जो रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल अधिक किया है जिन्होंने। इसके अलावा जो डायबिटिक हैं, शुगर पेशेंट हैं, इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर है, ऐसे लोग। इसके अलावा हम देखते हैं जिन लोगों ने नींद कम लेते हैं या मास्क की साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, ब्लैक फंगस का खतरा ऐसे लोगों में भी है। इसलिए ब्लैक फंगस से बचने का यही तरीका है, पहले तो कोरोना से बचा जाए और उसके बाद अपने जो डायबिटिक लोग हैं वो शुगर लेवल को मेंटेन रखें, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें, प्रोटीन युक्त भोजन करें। इसके अलावा प्रॉपर नींद लें, पर्याप्त नींद लें और साफ मास्क का इस्तेमाल करें। इससे ब्लैक फंगस और कोरोना दोनों से बचाया जा सकता है। इसका सीधा सा सार ये है कि हम लोगों को सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना है। कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस दोनों से बचना है। तो हम देखते हैं आज के टॉपिक में, आज के करंट अफेयर्स में मैंने आपको इंडिया में वैक्सीनेशन की जो ताज़ा स्थिति है उसके बारे में बताया। सरकार और व्हाट्सएप के मध्य में क्या विवाद चल रहा है इसके बारे में बताया। सरकार और व्हाट्सएप के मध्य विवाद के क्या बिंदु हैं इसके बारे में बताया। और समुद्री तूफान यास की क्या स्थिति है, समुद्री तूफान यास का हमारे मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी बात जानने की है। देखिए, ठीक मानसून के समय में यास तूफान के आने से ये माना जाता है कि मानसून में आने में कुछ विलंब हो सकता है। यद्यपि वर्षा कम होने की आशंका नहीं है, फिर भी मानसून आने में कुछ विलंब हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हेरोन और मिनी ड्रोन के आने से भारत की जो सीमा की चौकसी है, सीमा पर नियंत्रण है, उसमें हमारी शक्ति में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा सीमा और सेना दोनों की बढ़ोतरी, सीमा और सेना दोनों की शक्ति में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा हम देखते हैं टोक्यो ओलंपिक पर 12वीं की 12th की परीक्षा और टोक्यो ओलंपिक दोनों ही अभी संशय के घेरे में हैं। इनके बारे में अभी जल्दी ही स्थिति क्लियर हो जाएगी। फ्रेंच ओपन में भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया, और कोरोना और ब्लैक फंगस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई, आप किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। अब हमारा ये करंट अफेयर्स का टॉपिक निरंतर पर डे डेली जारी रहने का प्रयास होगा। आप मेरे इस मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके अलावा मेरे जो हिस्ट्री में वीडियो की श्रृंखला, महापुरुषों की श्रृंखला भगवान बुद्ध के ऊपर चल रही है, ये निरंतर महापुरुषों की श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। इसके अलावा सिविल सर्विसेज से संबंधित हिस्ट्री के वीडियोस और आने वाले समय में जीएस से संबंधित और भी वीडियोस
निरंतर जारी होते रहेंगे। आप तब तक के लिए धन्यवाद।